हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो इसके पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं उसमें भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में ही पढ़े हैं और ये आपका आखिरी लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि पुर्तगाल आए थे और प्रिंस हेनरी जो थे उन्हें द नेविगेटर की उपाधि दी गई है और वही ये खोजकर्ता, मतलब कि उन्होंने ही बढ़ावा दिया था और लोग अलग अलग जगह की खोज किए थे। उसके बाद पुर्तगाल आते हैं और भारत की खोज करते हैं और सबका मकसद, पुर्तगाल हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, डेनिश हो, डच हो, कोई भी हो, सबका मकसद रहा है क्या? व्यापार करना। लेकिन जब मकसद से आगे निकले तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे हम अपना एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार करते करते जब सारे अंग्रेज़ के जो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि शत्रु, तो उसके बाद अंग्रेज़ ही इकलौता बचा रह जाता है। फिर वो बोलता है, फिर वो समझता है कि अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। धीरे धीरे वो मैं कहीं, मतलब कोई भी कहीं जाता है तो मतलब कि मामूली काम के लिए जाता है, फिर देखता है कि यहाँ मुझे और चीज़ भी मिल सकती है तो वो वहाँ ले लेता है। ठीक है, तो था यही रीज़न। तो जैसे कि हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ लिया, अंग्रेज़ के बारे में कल हमने पढ़ा था, जैसे कि डच के बारे में पढ़ लिया है। अब आज का जो हमारा है वो फ्रांसीसी है। ठीक है, तो अंग्रेज़ तो हमने कल पढ़ लिया था कि 1600 ईस्वी में आते हैं, महारानी एलिजाबेथ की परमिशन लेके 15 वर्षों के लिए व्यापार करने आते हैं और फिर क्या होता है, उसके बाद कुछ समय इनको एकाधिकार हमेशा, मतलब कि निरंतर काल के लिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन 1883 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। चाय और चीन के साथ व्यापार को लेके बस इनके साथ व्यापार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम फ्रांसीसी में आते हैं। तो फ्रांसीसी की कहानी क्या है? तो जहाँ अंग्रेज़ एक तरफ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था, उसका कोई जो शत्रु है वो सारे समाप्त हो जा रहे थे। जैसे कि अब पुर्तगाल आए, पुर्तगाल में भी 1620 की जब लड़ाई होती है तो फिर नेवी का जो युद्ध होता है, नौसेना का, उसमें पुर्तगाल और अंग्रेज़ के बीच में तो अंग्रेज़ जीत जाता है क्योंकि अंग्रेज़ का नौसेना अच्छा हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे अंग्रेज़ जीत जाता है तो एक तरफ से पुर्तगाल साइड हो जाते हैं। डच विद्रा के युद्ध के बाद चले जाते हैं। डेनिस आते हैं, अपना क्या कहते हैं कि जो भी कुछ था ले दे के वो अपना सब कंपनी अंग्रेज़ों को बेच के चले जाते हैं। तो एक लौता जो दावेदार बचता है या एक लौता जो कॉम्पिटिटर बचता है अंग्रेज़ों का, वो रहता है फ्रांस। जो फ्रांसीसी रहती है वो इकलौते दावेदार बचती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फ्रांसीसी की, ठीक है, तो फ्रांसीसी ये क्या होती है? इकलौती दावेदार बस्ती है। इकलौती दावेदार बस्ती है वो किसकी? अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो फ्रांसीसी में लुई 14 का एक सेनापति होता है, वो क्या होता है? कार्ल बर्ट। ठीक है, लुई 14 का जो सेनापति होता है कार्ल बर्ट, ठीक है, वो इस कंपनी का क्या करता है? वो करता है इस कंपनी की स्थापना। ठीक है, तो पहले जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि अपने अपने सारे मंत्री चलते हैं, जैसे कि अब मुग़ल आए, बाबर आए, जहांगीर आए, हुमायूं आए, शाहजहां, ऐसे वाला टाइप का चलता है। तो
दिक्कत भी होती है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी आई, और सरदार वल्लभ, और इंदिरा गांधी आती हैं, फिर नरेंद्र मोदी आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, दिक्कत होता है हमें भी याद करने में। लेकिन यहाँ पे फ्रांस में क्या होता था, वहाँ लुई 10, लुई 11, लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15 ऐसे बैठते थे, ठीक है। तो वहाँ क्या करता था कि ऐसे बैठते थे। तो लुई 14 का जो सेनापति था कार्ल बर्ट, उसने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी जो भारत आते हैं व्यापार करने, तो लुई 14 जो है वो स्थापित करता है इसे, ठीक है। कब करता है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि 1614 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, काफ़ी लेट से आते हैं। अगर देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल आए हैं और उसके कितने दिनों बाद ये सारे आए हैं, ठीक है। 100-150 सालों का अंतर रहा है इन लोगों में। लेकिन पुर्तगाल अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे दबता गया। उसका मतलब मेन वो ज़मीनों पे ध्यान नहीं दिया और वो समुद्रों पे ध्यान दिया, इसलिए वो वहाँ पे उतना बड़ा अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, और फिर क्या आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो डेनिस आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये लोग क्या किए, ये जो थे अंग्रेज़, इन्होंने अपने तो समुद्र की नीति तो बनाई, अपना अच्छा नेवी तो किया, उसके साथ साथ वो भारत के लोगों के बारे में भी ध्यान देने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसका जो शासन करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। भारत के लोगों को आकर्षित करना, अपनी नीतियाँ बनाना भारत के लोगों के लिए धीरे धीरे, मतलब एक नीति के तहत वो आते हैं काम करने, लेकिन वो खुद ही नीति बनाना शुरू कर देते हैं भारत के। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, जो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दावेदार रहे, मतलब कि क्या कहते हैं, एक शत्रु की तरफ, मतलब होता है ना, मतलब कि कॉम्पिटिटर कहते हैं हम उसे। तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहते हैं फ्रांसीसी। अब क्या होता है, 1668 में, 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इसको यहाँ कर दे रहे हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और 1668 में वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डालती है, ठीक है। कहाँ, सूरत में। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डालती है। फिर उसके बाद ये अलग अलग जगहों को जीतना शुरू करती है। तो फिर ये क्या करती है कि 1721 में क्या करती है, 1721 में ये किसको जीतती है, ये जीतती है मॉरिशस को, ठीक है। ये किसको जीतती है, मॉरिशस को जीतती है। फिर 1724 में ये कहाँ जीतती, अपना कहाँ विजय प्राप्त करती है, मालाबार को, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे अपना कहते हैं स्थापित कर देती है, फैक्ट्री स्थापित करती है, वो जगह जीत लेती है। फिर उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद आता है 1742 में
1742। 1742 में कौन आता है? तो 1742 में आता है फ्रांस का गवर्नर, ठीक है, जिसे डुप्ले कहते हैं, और डुप्ले उसका नाम रहता है, फ्रांस का गवर्नर। ठीक, कौन आता है? फ्रांस का गवर्नर, ठीक है। क्या ये दिख नहीं रहा? अरे भाई साहब, ठीक है, तो दिख रहा है फ्रांस का गवर्नर आता है कब? 1742 में। तो फ्रांस धीरे धीरे अपने जो क्षेत्र है वो विकसित कर रही थी और अंग्रेज़ों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में ये निकल के आती है। तो 1774 में जब फ्रांस का गवर्नर आता है तो फिर अंग्रेज़ों को भी दिक्कत होने लगती है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये होती है कि कहीं ना कहीं आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा तो आपके मन में चिढ़ या चिड़न होगी, और फिर एक जो छोटी सी लड़ाई होती है, मतलब कहीं और की लड़ाई कहीं और ले जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि लड़ाई, अब बात करते हैं कर्नाटक के युद्ध में। इसमें जो फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण ये पूछता है ना कि कर्नाटक का युद्ध, जो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, ठीक है, तो उसका कर्नाटक का युद्ध प्रथम। अब हम बात करते हैं यहाँ कर्नाटक के युद्ध के बारे में, ठीक है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो 1746 से लेके 1748 में हुआ है, ठीक है। ठीक, तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है वो 1746 क्या है, 1746 से 1748 तक हुआ है। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में क्यों हुआ, मतलब ये, ठीक है, क्यों क्यों होता है? तो ऑस्ट्रिया में, अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो वहाँ आपको ऑस्ट्रिया दिखेगा, जो फ्रांस और इंग्लैंड से थोड़ी दूरी पे है। तो ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रिया में बन रहा था वहाँ पे शासक, जो एक शासक थे वो अपनी बेटी को शासिका बना रहे थे। तो उसके पक्ष में फ्रांस विरोध करता है और इंग्लैंड कहता है नहीं भाई, क्यों? क्योंकि वहाँ की रानी भी एलिजाबेथ थी, तो बोलती नहीं। तो इसी मतभेद में ना दोनों की आपस की मतभेद हो जाती है, ठीक है, इसमें दोनों अपने में ही लड़ जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार किसे बनाया जाए। अरे यार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि किसे बनाया जाए उत्तराधिकार। तो इंग्लैंड पक्ष में था कि उनकी बेटी को बनाना चाहिए, और जो फ्रांस था वो कहता था कि नहीं, मतलब लड़कियों को नहीं, मतलब लड़के ही वहाँ उत्तराधिकार बनते हैं, ठीक है। तो बात ये चल रहा था, और ऑस्ट्रिया का जो युद्ध है वो ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा है और उसका प्रभाव पड़ रहा है भारत तक। समझ रहे हैं कि मतलब वहाँ युद्ध चल रहा है लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? भारत तक। क्यों? क्योंकि फ्रांस और अंग्रेज़ के लोग तो यहाँ भी रह रहे हैं और ऐसे ही मन में मतभेद तो है ही, और उनको एक मौका चाहिए कि बस हमको लड़ना है, हमें एक मौका चाहिए कि लड़ना है, ठीक है। तो एक मौका मिलता है और दोनों लड़ बैठते हैं। यहाँ क्या बात होता है कि ऑस्ट्रिया के युद्ध के बारे में बात होता है, और फ्रांस और उसमें क्या होता है दिक्कत, मतलब कि
दिक्कत आने लगती। तब यहाँ पे अंग्रेज़ क्या करते हैं, भारत में जो अंग्रेज़ हैं वो फ्रांस के मतलब फ्रांसीसी के एक जहाज पे अटैक कर देते हैं और उसे हथिया लेते हैं। तो उसके बाद जो फ्रांसीसी का जो गवर्नर डुप्ले है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो युद्ध शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। तो वहाँ का आया हुआ युद्ध यहाँ तक चल रहा है और इसे ख़त्म क्या कहते हैं, एल ला शोपेल की संधि। मतलब ये जो ख़त्म होता है वो कैसे ख़त्म होता है, एल ला शोपेल की संधि से ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे शॉर्ट नहीं हो रहा यार, तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एल ला शापेल संधि से समाप्त होता है, ए ला शापेल संधि, ठीक है। एल ला शापेल संधि से ये क्या होता है, ऑस्ट्रिया का ये युद्ध समाप्त होता है 1748 में, ठीक। 1748 में ये युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बात आते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। एक युद्ध समाप्त हुआ, अब फिर दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरा युद्ध जो शुरू होता है ये ऑस्ट्रिया के पर्पस से नहीं, ये भारत में कर्नाटक और हैदराबाद इन दोनों के उत्तराधिकार के लिए होता है कि अब भाई यहाँ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लड़ते हैं, तो कर्नाटक में भी होता है और हैदराबाद में भी। तो यहाँ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लड़ते हैं कर्नाटक के लिए, और हैदराबाद के लिए भी यही सेम है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है दूसरा युद्ध, यह युद्ध के समय कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों का यह समय, ठीक है। इस युद्ध के समय हैदराबाद और कर्नाटक यानी हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के चयन के लिए ये युद्ध होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो 1759 से 64 तक चली। कब तक चली, 1749 से 54 तक चली, ठीक है। तो अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, और ये इस कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है, इस युद्ध की संधि मतलब ये युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है, पौंडीचेरी के संधि से, ठीक है। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। अब आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो होता है वो 7 वर्षों का युद्ध होता है, ठीक है। उसी के बीच में वांडीवाश का युद्ध भी हो जाता है, जो फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है जो 7 वर्षों के लिए होता है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं,
ठीक है, तो हम आते हैं कहाँ, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये युद्ध कब से कब तक चलता है? ये युद्ध चलता है 1756 से 63 तक। ठीक है, इसे सप्तवर्षीय का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक, इसी के बीच में हो जाता है वांडीवास का युद्ध, मतलब इसी के बीच में 1760 में वांडीवास। किसके बीच में होगा? जब हम पढ़ा रहे हैं फ्रांसीसी और उसका एक ही कॉम्पिटिटर है अंग्रेज, तो इन्हीं दोनों के बीच होगा। ठीक है, ठीक है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है इसे एक सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और ये खत्म कब होती है? पेरिस की संधि से। तो पेरिस की संधि होती है तब ये खत्म होती है। इसको खत्म करने के लिए कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। जाहिर सी बात है, जब खत्म हो रहा है तो उसी समय संधि होगी। ठीक है, 1763 में। ठीक है, तो अगर फ्रांसीसी से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतने में ही आपके प्रश्न उठेंगे और आपको जवाब इन्हीं में से देना है, इससे बाहर का एक भी नहीं आएगा। अब मैं आगे जब पीवाईक्यू करवाऊंगी और जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि इससे बाहर का कोई युद्ध नहीं है, इससे बाहर का कोई भी टॉपिक नहीं है और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1664 में। 1668 में वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डालती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ और कितने सन में हुआ? 1746 से 1748 में। किस संधि के माध्यम से इसे खत्म किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 में हुआ है और पांडिचेरी की संधि की वजह से खत्म हुआ है। और फिर आ जाते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है 1756 से 1763 में हुआ है और ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे खत्म हुआ है पेरिस की संधि में। ठीक है, तो ये जो है ना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आपका। ठीक है, अब हमने सबके बारे में पढ़ लिया, मतलब जितने इम्पोर्टेंट थे उन सब के बारे में पढ़ लिया। तो आज हमारा यूरोपीय कंपनी की तरफ से आखिरी दिन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा यूरोपीय कंपनी का कुछ वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है डेनिस का। ठीक है, तो हम पुर्तगाल पढ़ लिए, अंग्रेज़ पढ़ लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी भी पढ़ लिए हैं, डच भी पढ़ लिए हैं, एक आखिरी टॉपिक है डेनिस का। ठीक है, डेनिस का टॉपिक भी बहुत कम है। ठीक है, डेनिस कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के। डेनिस जो निवासी थे वो डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो डाली है वो त्रावणकोर में डाली थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? त्रावणकोर में। फर्स्ट, अरे यार, क्या हो गया? पहली जो फैक्ट्री डाली थी वो त्रावणकोर में डाली थी। ठीक है, तो डेनिस का ये है, कहाँ डाली थी? त्रावणकोर। यानी त्रावणकोर कहाँ है? कोचीन में। त्रावणकोर कोचीन में है। ठीक है, तो उतना अब डेनिस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत कम है, तो बस इतना ही पूछेगा। और इससे ज़्यादा अगर पूछता है तो दूसरी फैक्ट्री नहीं, पहली ही फैक्ट्री पूछेगा। और डेनिस बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, फ्रांसीसी पूछते हैं ज़्यादा, तो डेनिस का उतना नहीं है। अगर दूसरी फैक्ट्री लिखना है तो लिख सकते हैं सेरामपुर। कहाँ? ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कहाँ है? सेरामपुर। तो पहली फैक्ट्री इसने डाली थी 1600, कब डाली थी? 1620 में, 1620 में। ठीक है, अपनी जो पहली फैक्ट्री डाली थी वो डाली थी 1620 में। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डेनिस से नहीं पूछेगा। दूसरी फैक्ट्री का भी देख लीजिए 1673। ठीक है, तो डेनिस का बस इतना ही है। डेनमार्क के निवासी हैं, त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री डाली, दूसरा सेरामपुर। ठीक है, तो अगर हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में बात करें तो इतना इनफ है। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और पूछना भी नहीं चाहिए वैसे तो लेकिन अब आगे, अब जब PYQ लगाएंगे तो देखेंगे कि इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो जितने इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, अब आज भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन समाप्त होता है। अब हम भारत में एक कंपनी बची रह गई, हर तरीके से कंपनी चली गई। तो वांडीवास का युद्ध जैसे कि आपने पढ़ा था, उसमें अंग्रेज़ जीत गए और क्या कर रहा? फ्रांस हार गया। अगर कर्नाटक का तीसरा युद्ध या वांडीवास का युद्ध फ्रांस जीत जाता तो आज अंग्रेज की जगह फ्रांस रहते। अंग्रेज़ हम पे अधिकार नहीं करते, शायद फ्रांसीसी हम पे अधिकार कर बैठते। तो करता तो कोई ना कोई है ही, क्या फ़ायदा, लेकिन करा किसी ने। अब हम बात करेंगे इसके आगे अंग्रेज़ के बारे में। ठीक है, तो जो इंग्लैंड निवासी थे, यानी जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अब कैसे कैसे पॉलिसी बनाई, कैसे कैसे युद्ध हुआ, वो इसके आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको पूरा पता चल गया है कि 1498 में ये सफ़र शुरू होता है जहाँ से आता है पुर्तगाल। ठीक है, और ये सफ़र चलते जाता है
और फिर इसके बाद चलते जाता है, फिर 1600 में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में आते हैं डच, ऐसे सफ़र चलते जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ये सब आते हैं, डेनिश आते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे पॉलिसी बनाते हैं, और 1757 की प्लासी का युद्ध क्या है, 1764 में बक्सर का युद्ध क्या है, तो वो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सारा चीज़ आपको भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है, मुझे लगता है कि आपको क्लास में ही याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल वे में और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो जितना आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी है, मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगले क्लास से हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रेगुलेशन, जो सारी चीज़ें हैं, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच गाइस।